सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार हामिद मीर के मुताबिक वक्त इस तेज़ी से गुजरता है कि पता भी नहीं चलता। ये वो वक्त था जब फैज़ हमीद ISI के सरबराह थे। वो चाहते थे कि आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान से चले जाएं, लेकिन जरदारी अपनी हठधर्मी के बाइस पाकिस्तान से बाहर जाने के बजाय जेल के अंदर चले गए। उन पर दबाव डालने के लिए उनकी बहन फलियाल तालपुर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। जनरल फैज ने बिलावल से कहा कि अपने बाप को समझाओ, हम उसे इलाज के लिए बाहर जाने की इजाजत दे देंगे, लेकिन बिलावल ने फैज को ना कह दी। इन्हीं दिनों आसिफ अली जरदारी का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया गया। वो पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत के लिए पार्लियामेंट हाउस आए। बिलावल भुट्टो जरदारी इंसानी हुकूक की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे। उनके चैम्बर में जरदारी साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि मेरा तो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो जाता है, लेकिन तुम्हारे दोस्त इमरान खान का तो प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी नहीं हुआ करेगा। मैंने पूछा कि इमरान खान का प्रोडक्शन ऑर्डर क्यों जारी नहीं होगा। जरदारी साहब ने दावा किया कि वो जिस रास्ते पर चल रहा है उस पर चलते हुए वो अगली पार्लियामेंट का रुकन नहीं होगा, बस जेल में ही रहेगा। ये सुनकर मैंने कहा क्यों ना आपके साथ एक बाकायदा इंटरव्यू हो जाए। जरदारी साहब ने कहा कि मैं तो तैयार हूं, लेकिन तुम सोच लो मेरा इंटरव्यू अपने टीवी चैनल पर नशर कर भी सकोगे या नहीं। मैंने कुछ सोचा क्योंकि इमरान खान के दौर में एक दफा मरियम नवाज का इंटरव्यू रुक चुका था, लेकिन फिर सोचा कि जरदारी साहब एक तजर्बाकार और मोहताज सियासतदान है, वो कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जो इंटरव्यू रुकने की वजह बने। मैंने इन्हें यकीन दिलाया कि आपका इंटरव्यू नहीं रुकेगा। अगले दिन मैंने उनका इंटरव्यू कर लिया। शाम को जब 8 बजे इंटरव्यू नशर होना शुरू हुआ तो कुछ देर बाद ये इंटरव्यू जियो न्यूज की स्क्रीन से गायब हो गया। ये इंटरव्यू नशर हो जाता तो शायद इतनी बड़ी खबर न बनती, लेकिन इंटरव्यू का रुक जाना एक इंटरनेशनल स्टोरी बन गई। पता चला ये इंटरव्यू फैज हमीद ने रुकवाया था। कुछ अरसे के बाद आसिफ अली जरदारी रिहा हो गए। फैज हमीद एक तरफ तो जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन दिलवाने के लिए उनकी मिन्नतें करता था, दूसरी तरफ उनके कारोबारी दोस्तों को तंग भी करता था। एक दिन जरदारी साहब ने फैज हमीद से 2 अफराद की मौजूदगी में कहा कि अल्लाह से डरो, कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन तुम्हारी फाइल मेरे पास आ जाए और तुम्हारी तकदीर का फैसला मेरे दस्तखत से मुंसलिक हो जाए। फैज हमीद ने बड़ी रऊनत के साथ कह लगाया और कहा ऐसा कभी नहीं होगा। आज आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान है और फैज हमीद एक सजा याफ्ता मुजरिम है जिस पर अभी मजीद मुकदमे भी चलने हैं। किसी सजा याफ्ता मुजरिम पर तनकीद करना बहुत आसान है, लेकिन जब ये मुजरिम फौजी वर्दी में मलबूस था और एक माफिया डॉन की तरह पूरा सिस्टम चला रहा था तो इन दिनों इस पर तनकीद बहुत मुश्किल थी। उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को भारत से दोस्ती और इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम करने की बड़ी जल्दी थी। वो सहाफियों और टीवी एंकर्स को बुलाकर इन्हें कहते कि भारत से दोस्ती और इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात के क़याम में हमारी मदद करें। मेरा हमेशा ये मौक़िफ़ होता कि इन मामलात पर पार्लियामेंट से फैसला लें। ये मामलात टीवी एंकर्स ने तय नहीं करने। बाजवा साहब नाराज हो जाते तो फैज के इशारे पर कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुझ पर कत्ल और अगवा का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म देती और कभी कोई टीवी चैनल मुझ पर तौहीन रिसालत का झूठा इल्जाम लगा देता। एक दिन फैज हमीद ने कर्नल लियाकत के जरिए मुलाकात का पैगाम भेजा तो मैंने जवाब दिया जो भी बात करनी है ISPR के जरिए करें। कुछ अरसे के बाद मुझ पर पाबंदी लग गई। पाबंदी लगाकर कहा गया कि खामोशी से घर बैठ जाओ या एक टीवी चैनल के प्रेसिडेंट बन जाओ। माजरत की तो एक और टीवी चैनल का मालिक बनने की ऑफर हुई। हैरत हुई कि यह चैनल दरअसल फैज का था, लेकिन मैंने वॉशिंगटन पोस्ट और DW उर्दू में कॉलम लिखने शुरू कर दिए। उन दिनों मौलाना फजल रहमान ने जनरल बाजवा के बारे में निक्के का अब्बा की इस्तिलाह इस्तेमाल की तो मैंने 25 अक्टूबर 2021 को DW उर्दू में निक्के द असली अब्बा के उन्वान से कॉलम लिखा और बताया कि जनरल फैज हमीद आर्मी चीफ बनने की तैयारियों में है। 31 अक्टूबर 2021 के कॉलम में मौसूफ को डबल शाह का लकब दिया, जिसके बाद मुझे इनका पैगाम मिला कि मैं ISI में रहूं या ना रहूं तुम्हें किसी पाकिस्तानी चैनल पर नहीं आने दूंगा। 11 जनवरी 2022 को वॉशिंगटन पोस्ट में लिखा कि नया साल इमरान खान के लिए एक डरावना ख्वाब बनने वाला है और इसकी वजह जनरल फैज बनेगा। 12 जनवरी 2022 को DW उर्दू में हमने तब्दीली सरकार में बगावत के उन्वान से इमरान खान की हुकूमत की रुखसती का ऐलान कर दिया। खान साहब के एक वजीर मेरे पास आए और पूछा कि तुम पर तो पाबंदी है, तुम्हें हमारी रुखसती की खबरें कौन दे रहा है। मैंने उसे बताया कि मैं सहाफ़ी हूँ, मेरे सामने हर वक्त खबरें घूमती फिरती रहती हैं, लेकिन जिनकी आंखों पर पट्टी बंदी है इन्हें ये खबरें नजर नहीं आ रही। चंद महीने के अंदर अंदर इमरान खान की हुकूमत खत्म हो गई। अब इन्हें अपोजिशन की सियासत करनी चाहिए थी, लेकिन इनकी सियासत फैज हमीद के हाथों यरगमाल बन चुकी थी, जो किसी न किसी तरह आर्मी चीफ बनने की कोशिश में था।
वो एक तरफ तहरीक इंसाफ को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा था तो दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून को अपनी वफादारी का यकीन दिला रहा था। 28 नवंबर 2022 को रोजनामा जंग में मेरा कॉलम खान साहब का फैज़ के उन्वान से शाया हुआ, जिसमें बताया कि जनरल फैज़ हमीद ने आर्मी चीफ बनकर पाकिस्तान में सदारती निज़ाम नाफिज करने का मंसूबा बना रखा था। ये तमाम कॉलम 2023 में शाया होने वाली मेरी किताब सच बोलना मना है में मौजूद हैं। इस किताब की आखिरी सतूर में कहा गया कि हमारे अक्सर मसाइल की वजह फौज और अदलिया की सियासत में मदाखलत है। आज भी हमारी बड़ी सियासी जमातें इन्हीं दो इदारों के कंधों को इस्तेमाल करने की कोशिश में हैं। इन इदारों की सियासत में मदाखलत बंद होनी चाहिए। जनरल फैज़ हमीद को मिलने वाली सज़ा फौज की सियासत में मदाखलत की हौसला शिकनी का आगाज़ है। 3 साल पहले जब फैज़ हमीद ने मुझ पर पाबंदी लगवाई तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो इतनी तेज़ी से इबरत की मिसाल बनेगा। सच्ची बात तो यह है कि फैज़ हमीद को मिलने वाली सज़ा ने मुझे खौफज़दा कर दिया है। हम सबको अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए कि हम गुरूर और रऊनत से हमेशा दूर रहें। सवाल यह है कि सियासतदानों और सहाफ़ियों के साथ जो कुछ फैज़ करता रहा वो सब आज बंद हो चुका है। 3 साल पहले तो सिर्फ मुझ पर पाबंदी थी, आज 6-7 एंकर्स पर पाबंदी है। मैं जब भी टीवी स्क्रीनों से गायब होने वाले इन एंकरों को देखता हूं तो मुझे फैज़ हमीद याद आ जाता है। मैं हाथ बांध कर अर्ज करता हूं कि मेरी फैज़ हमीद से जान छुड़वाइए। मैं उसे याद नहीं करना चाहता। फैज़ सिर्फ एक इंसान नहीं है, वो एक माइंडसेट है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर इस माइंडसेट को भी शिकस्त दे दें तो ये पाकिस्तान पर इनका एहसान होगा।